हेलो एवरीवन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे, है ना। देखो, जैसे अब क्या है, क्वेश्चन तक हो चुका था, हम लोग प्रेशर देख चुके थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे कि प्रेशर का किस तरह से बिहेवियर रहता है, आइडियल गैस इक्वेशन भी देख लिए थे। अब क्या देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप की रहती हैं, उन सभी का यूजेस देखेंगे। डेराइव कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम समझते चलेंगे और उसी फॉर्मेट को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो देखो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेरियस वेरियस टाइप्स वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स की स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास तीन तरह का होगा। एक पहला आरएमएस के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा। दूसरे के बाद अगर रूट मीन स्क्वायर के बाद बोलोगे तो मीन प्रोबेबल कैसा होगा, मोस्ट प्रोबेबल होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और एक तीसरा होगा एवरेज स्पीड। थ्री टाइप्स के हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो जैसे अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे फर्स्ट मैं किसकी बात करूंगा? रूट मीन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या बोलता है कि मेरे पास स्पीड के स्क्वायर का एवरेज का रूट, मतलब कैसा, जो भी डिफरेंट स्पीड्स हैं हर पार्टिकल या हर मॉलिक्यूल्स की, एक मेरे पास कैसे होगी, मेरे पास एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, उन सभी के स्पीड का स्क्वायर का एवरेज का स्क्वायर रूट ही मेरे पास आरएमएस स्पीड के इक्वल होगा। तो जहां पे हम जानते हैं कि वी आरएमएस की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कैसी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ V2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, n तक के n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या n नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, तो वहां तक जाने देंगे। n नंबर्स के तक जाने देंगे उसका स्क्वायर अपॉन जितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, आरएमएस स्पीड आ, कौन सी स्पीड आ गई, आरएमएस स्पीड आ, ठीक। और इसी को कई बार हम लोग v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v2 स्क्वायर प्लस ऑफ डैश 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 वी एन के स्क्वायर बाय ऑफ एन को, इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहेगा v बार का स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक। अब देखो, इसी चीज को थोड़ा अगर मैं पीछे चलूं, तो अगर आपको अभी जस्ट जब मैं प्रेशर के लिए दिखाना स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू कितना हुआ था, 1/3, ठीक, स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, इंटू क्या लिखे थे, वी आर एम एस का कैसा था, स्क्वायर था, ठीक है। ये मास ऑफ एटम था, ये नंबर ऑफ एटम्स थे, और डिवाइड में मेरे पास कितना हो गया था, टोटल वॉल्यूम हो गया था। यही चीज आप देखे थे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखे हैं या भूल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बीच में एक पेज छूट गया ना, ये पेज एक्स्ट्रा हो गया था। चलो, कहाँ पर था, यही है क्या? हाँ, देखो, P इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N V, V स्क्वायर आर एम एस अपॉन V हो गया था, ठीक है। और किसे क्या बोलते हैं ये भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था आपको, देखो। नहीं, थोड़ा सा और पहले में, यहाँ पे था क्या, हाँ, देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये मोल्स थे स्मॉल n को, और फिर उसके बाद कहीं पर तो लिख के दिया था, रुको, ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स था कैपिटल N, ठीक है। इस फॉर्मेट से लगभग लगभग मैंने सब आपको लिख के दे दिया। चल, तो अब उसके बाद मैं अपने इस फॉर्मेट में आता हूँ और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आप देखो तो आपको वी आर एम एस का क्या हुआ था, स्क्वायर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये आप देख चुके हो। तो इसी फॉर्मेट को मैं चाहूं तो कैसा लिख सकता हूं, देखो P इज इक्वल टू 1/3। ये कैसा है, मास ऑफ एटम्स है, और ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये टोटल ऑफ मास मेरे पास कैसा आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास अपॉन वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ये वी आर एम एस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जहां से आपको वी आर एम एस की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3p अपॉन रो का स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। यही चीज वीआरएमएस की वैल्यू देखने को मिलेगी एक फॉर्मेट। और दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं, इसमें से दूसरे फॉर्मेट में अगर आप देखो तो इसी को, अगर मेरे पास एक फॉर्मेट तो ये हो गया आपके पास, इसी को दूसरे फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हो, देखो P इंटू क्या लिखोगे, V, और ये कौन सा हुआ, 3 स्मॉल m इंटू n की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, मास ऑफ गैस लिखते हो। क्या लिखते हो, मास ऑफ गैस लिखते हो। और इसका होल ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये भी तो वी आर एम एस की वैल्यू के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर से हम चाहे तो इस फॉर्मेट में भी इसे लिख सकते हैं। तो वी आर एम एस की जो वैल्यू का आप तीन फॉर्मेट देख चुके, एक ये देख चुके हो, एक ये देख चुके हो, एक ये देख चुके हो, ये तो मतलब दोनों रिलेट ही कर रहे हैं। ठीक, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन से देखो तो आप दो चीज नोटिस करते हो कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लिखते हो। तो यहाँ पर से आप देखो पीवी की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसको इतना लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट 3 एन आर टी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन, और ये मेरे पास कौन सा हो गया यहाँ पर से, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसे कितना लिख सकता हूँ, आप बोलो। ये मेरे पास वी आर एम एस का क्या है, मेरे पास वैल्यू है। और अगर आपके पास ये है तो आप खुद बताओ यहाँ पर से स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, ये तो छोड़ो, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, क्या होता है, कुछ तो होता है, एवोगेड्रो नंबर जैसा कुछ कहते हो आप लोग, याद करो, सोचो। कुछ तो लिखते हो भाई। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कुछ तो देखने को मिलेगा। देखो, नंबर ऑफ एटम्स, मान के चलो मैं ये बोला कि कुछ एटम्स है, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, सोचो। अभी कुछ देर पहले ही मैं बताया हूं, और ज्यादा पीछे ले चलता हूं, बार बार पीछे ही जाते रहो, ठीक है। देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसको रिकॉलेशंस पे रखना, कहीं पर दिखे तो भाई, कुछ तो लिखा था, प्रॉपर समझा के भेजा हूँ भाई यहाँ तक। देखो, कुछ तो था यहीं पे, ये हाँ, यहाँ पे था, क्या लिखे हो, स्मॉल एन क्या था, इनटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है। तो अब बस यही चीज आपको क्वेश्चन पे लिख के दिया हुआ है, तो आप बताओ ना कितना होगा ये वैल्यू, यहीं से तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि बताना है। देखो, कहाँ गया अपने पास, हम्म पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इतना स्लो चल रहा है ये लो पहुंच गए। ठीक, तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास स्मॉल एन इंटू एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, तो बोलो एन ए की वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एन बाय ओ एन। तो यहाँ पर से आप ये कहोगे कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू नंबर ऑफ कैसा होता है, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर से बताओ स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू जो है ये कितना होगा,
1/na के फॉर्मेट में आएगा, तो इसे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट कौन सा, 3 RT/, स्मॉल m इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक, इज इक्वल टू कितना लिखोगे, VRMS लिखोगे। और ज्यादा अगर अच्छे से मालूम, ठीक, इसी के बाद एक और फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, तो एक और फॉर्मेट अपने पास निकल के आता है यहाँ से, जिसमें से आप देखो आप क्या लिखते हो यहीं पर से, अगर आपको याद हो कि R/Na की वैल्यू ही मतलब गैस कांस्टेंट अपॉन कौन सा, एवोगैड्रो नंबर का रेशियो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो जहां पर से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट 3, और ये कौन सा हुआ, KT अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू VRMS की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ये चीज। तो इतने फॉर्मेट से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से अब देखो, यहीं पर से आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट किया होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली देखो, यहाँ से अब मेरे पास स्पेशल केसेस आ रही हैं, तो केस नंबर ऑफ 1, कैसा, मेरे पास गैस की स्पीड जो है या आरएमएस स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यही चीज मैं लिखूंगा। ठीक, ये पीछे भी हम देख चुके हैं कैसे होता है, ये चीज हम प्रॉपर देख चुके हैं, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वापस से फिर से रीडिफाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कैसा होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं अदर चीजों को क्या रखूँ, कांस्टेंट, दूसरे स्टेप में देख सकते हो कि वीआरएमएस वैल्यू जो है मेरे पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स के कैसे, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज भी है, देख लो। देखो यहाँ पर से देख सकते हो, ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ गैस हर टाइम पे। और कैसा, वीआरएमएस की वैल्यू अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर के भी है। तो ये सब चीजें तो अपने पास सेकेंडरी है, कि मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी होते चला जाएगा, तो वो बॉयल्स लॉ के फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन पहले अभी इतना मात्र समझने के लिए हमारे पास कैपेबल, ठीक है, इतना भी समझे। तो दो इंपॉर्टेंट केस यहाँ से मेरे पास निकल के आ गए। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस कौन सा है मेरे पास इसके बाद, सेकेंड केस है मेरे पास मोस्ट प्रोबेबल। कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स है, मतलब मैं ये मान लिया कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, 8 मॉलिक्यूल्स है, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। जैसे किसी की स्पीड 1 है, कुछ की स्पीड 2 है, कुछ की स्पीड मान के चलते हैं कि मेरे पास कैसा, कुछ की स्पीड 2 है, कुछ की स्पीड मेरे पास ये एज्यूम कर लिया कि मेरे पास 3 है। ठीक है, 1, ये 3 एंड कितने हो गए, 4, और 4 8, और कुछ हो गए 4 के जैसे। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब किलोमीटर पर सेकंड पे है या मीटर पर सेकंड पे है, सभी की यूनिट सेम है, बस ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा तो वो जस्ट इसी के जैसा होगा। जहां पे, अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जहां पे 1/3 आया है वहां पे ये कौन सा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे सब प्लेसेस पे 1/2 हो जाएगा। तो 3 को रिप्लेस करके कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2p ऑफ कौन सा हो जाएगा, रो हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद इसी चीज को मैं कितना लिखूंगा, पी डेंसिटी को मैं क्या लिखूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो फिर से मैं इसे लिखूंगा एनआरटी के फॉर्मेट में, और फिर वही कार्यक्रम अपने पास चलेंगे। तो देखो फिर से मैं इसे लिखूंगा कि कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो 2 है,
ये P है, ये V है, अपॉन ये कौन सा है, मास ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस को मैं कितना लिखूंगा बोलो, स्मॉल m। कितना लिखूंगा, स्मॉल m, इनटू कितना लिख दूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही लिखूंगा। ठीक है, अब ये हुआ, तो पीवी की वैल्यू मैं कितना लिखूंगा, फिर से आप बता दो, 2nRT लिख दूंगा, अपॉन कौन सा हो जाएगा, स्मॉल m इंटू n। स्मॉल n अपॉन n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फिर से आप लिखोगे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ 3 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 2 से। बाकी सारी चीजें रिमेन्स कैसी होंगी मेरे पास, कांस्टेंट हो जाएगी, जहां पे 2RT अपॉन स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, उसी के बाद इसी को अगर मैं चाहूं तो इसी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को और अच्छे से देखूं, तो आप क्या करोगे कि R बाई एन ए की वैल्यू को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिख दोगे, तो यूज कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट 2 इंटू R बाई एन ए की वैल्यू के टी अपॉन स्मॉल m। बस इतना सा एक सिंपल सा फॉर्मेट है, देख लो। ठीक, इसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर हमारे पास किस चीज के लिए है, मेरे पास एवरेज स्पीड के लिए। किसके लिए है मेरे पास, एवरेज स्पीड के लिए है। तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितना होगा, ये चीज देखते चलते हैं। तो एवरेज स्पीड में कुछ नहीं, अब सबसे आसान है कि आप सबसे एवरेज स्पीड के लिए कितना लिखोगे, आप सिर्फ से सिंपल कि v1 प्लस ऑफ v2 प्लस ऑफ v3, जितने नंबर्स ऑफ एटम्स है सभी की इंडिविजुअल स्पीड का मेरे पास कैसा समेशन अपॉन नंबर ऑफ एटम्स से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप कहाँ पे पहुंच गए, एवरेज स्पीड पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए, एवरेज स्पीड में पहुंच गए। ठीक, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अब सेम चीज को आप थोड़ा सा चेंजेस लिखोगे, तो अब जो वी एवरेज आएगा उस पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगा। अब 3 की वैल्यू को हम एक्स्ट्रा किससे रिप्लेस करेंगे, 8 बाई पाई से। बाकी सेम पी बाई ओ रो, बाकी सब सेम। तो ये वी एवरेज की वैल्यू अगर मैं किसके फॉर्मेट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये आर टी है, और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, स्मॉल m, और ये कौन सा हो जाएगा, एन ए। और ज्यादा अगर मैं चाहूं तो वी एवरेज की वैल्यू मैं कितने के फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि स्क्वायर रूट 8 पाई, और ये कौन सा है मेरे पास यहाँ पर से के टी, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, स्मॉल m। ये तीनों फॉर्मेट मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे उस फॉर्मेट को आप यहाँ पर यूज करके अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़े, चलो। इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। अब दिखना स्टार्ट हुआ होगा, ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, तो अब जैसे हम 3 तरह का फॉर्मेट अपना पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो जैसे इसमें बोल रहा है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव ए स्पीड ऑफ 9 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड 1 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ लिया है। ठीक, तो देखो, जब आरएमएस स्पीड पूछ लिया है, तो हमें ये मालूम है कि इंडिविजुअल्स का क्या करना है, हमारे पास स्क्वायर करना है। तो दो ही मॉलिक्यूल्स है, तो दो मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर, मतलब सेपरेट स्पीड का स्क्वायर प्लस उसका समेशन करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो यहाँ पर से इसे कितना करोगे, 9 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 हो गया, और प्लस कितना हो गया, इसका स्क्वायर भी तो करोगे। ठीक, और फिर उसके बाद कितना हो गया ये मेरे पास, सॉरी, और सेकंड कौन सा है अपने पास यहाँ पर, 1 इंटू 10 द पावर ऑफ कौन सा हो गया, 6 का स्क्वायर, डिवीजन में कितना हो गया, 2 हो गया। जहां पर से इसे मैं जब सॉल्व करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 81 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया, 12,
प्लस 1 × 10⁻⁴ कितना हो गया ये 12 हो गया, ठीक। और डिवीजन में कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, यही आपके पास दिखेगा। देखो अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 10⁻12 है तो 10⁻6 हो जाएगा, 82/2 मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 42 इंटू सॉरी स्क्वायर रूट 41, स्क्वायर रूट 41 इंटू 10⁻⁴ कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी आरएमएस स्पीड आ जाएगी, यही आएगी। देख लो एक बार, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन भी अपना देख लेते हैं हम लोग। हम्म, ये अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस हैव रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द मोलिक्यूल्स ऑफ गिवन मास ऑफ गैस हैव रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है, वो सॉरी 1 एटीएम बोल रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कैसा है, what will be the root mean square speed of the molecules of the gas 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटीएम प्रेशर पे बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन पे कैसा है कि 100 आरएमएस स्पीड है, कितनी है 100 आरएमएस स्पीड है 27 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां पर भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1। उसके बाद क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है कि यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जा रहा है 127 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस में कितना आरएमएस स्पीड देगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटीएम हो जाए, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर का आरएमएस स्पीड के साथ कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक। तो देखो जब अभी कुछ देर पहले ही मैं आपको यहाँ पर जब बता रहा था, तो वी आर एम एस की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में कितनी थी हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 आर, गैस कांस्टेंट टी, अपॉन में कैसा था हमारे पास, मास था, क्या था, मास था स्मॉल एम इंटू एवोगेड्रो नंबर। देखो ना मास चेंज हो रहा है, ना एवोगेड्रो नंबर चेंज हो रहा है, ना आर चेंजेस हो रहा है, इनमें से कोई भी चेंजेस नई चेंजेस हो रही है, तो हमें ये मालूम है कि आरएमएस स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। मास और सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब मुझे कोई भी लेना देना नहीं है प्रेशर से। मतलब मुझे सबसे सिंपल सी बात ये है कि जब पहले स्टेप में मैं वी आर एम एस वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कैसा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाय ऑफ कौन सा लिखोगे, T2 लिखोगे। उसके स्टेप में दूसरे में कौन सा हो जाएगा, वी आर एम एस कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर से वी आर एम एस पहली कंडीशन में कितना गिवन है, 100 गिवन है। दूसरी कंडीशन में वी आर एम एस की वैल्यू पूछा हुआ है, जहां पर से टेम्परेचर की वैल्यू कितना है 273, कौन सा 273 प्लस कौन सा है 27, और दूसरे स्टेप में कौन सा है 273 प्लस ऑफ 127। तो जहां पर से मैं इसे सॉल्व करके ये देख सकता हूँ कि वी आर एम एस वैल्यू सेकेंड के लिए जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये बताओ 300 अपॉन कौन सा हो जाएगा 400 कैलविन। हमें ये सब किस में देखना होता है, कैलविन में देखना होता है। तो अब अगले स्टेप पे देखो, ये मेरे पास यहाँ से ये दो जीरो कैंसिल, अब कितना हुआ स्क्वायर रूट 3/4, तो मैं इसे कितना कह सकता हूँ कि ये 10⁻⁴ हो गया इंटू 4/3 लिख लोगे, और ये कितना लिखोगे वी आर एम एस का भी तो स्क्वायर होगा ना। तो इतना सारा क्यों ही ताम झाम लेना, मत लो ना, क्या दिक्कत, हटाओ। सिर्फ वी आर एम एस की वैल्यू तो पूछा है तो सिंपली सा लिख लो, वी आर एम एस 2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कितना लिखोगे 100 इंटू ये 4 इधर जाएगा तो ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, बस सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं। मतलब आप कितना कहोगे 200 बाय ओ स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा।
ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मेट है ना। कहाँ है इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब तीर मारने जैसा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो। कोई दिक्कत? देख लो। चल। नहीं है ना? फिर सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन को क्या देखा है, देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिगर शो ए वेसल portioned by a fixed diathermic separation. Different ideal gases are filled in two parts. Different ideal gases are filled in two parts. The RMS speed of molecules in the left part equal to the mean speed of the molecules in the right part. Calculate the ratio of the mass of a molecules in the left part and mass of molecules in right part. मतलब रेशियो बताना है लेफ्ट पार्ट के मास को राइट पार्ट के मास से। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन कहीं पर कुछ बहुत स्पेशल चीज नहीं बोला है, बस एक ये है कि एक पूरा सिलेंडर है जो दो डाय मतलब एक डायथर्मिक सेपरेशन से दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट है। जहां पर क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि डिफरेंट आइडियल गैसेस फील्ड है, दोनों में डिफरेंट है इन टू पार्ट्स में। द आरएमएस स्पीड, पहले पोर्शन की कौन सी स्पीड? आरएमएस स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स इन द लेफ्ट पार्ट वो इक्वल है कैसा? मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द राइट पार्ट। मतलब मेरे पास अगर ये चीज कहा जाए तो फर्स्ट का कौन सा, फर्स्ट पोर्शन का वी आरएमएस जो है वो सेकेंड पोर्शन के किसके लिए मेरे पास? देखो, मीन स्पीड का मतलब कौन सा मेरे पास? मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड के मेरे पास इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बस मास का रेशियो ही तो पूछा है, मास के साथ आपके वीआरएमएस स्पीड का रेशियो गिवन है। तो देखो, वीआरएमएस की वैल्यू आपको मालूम है कि ये 3 हो गया, ठीक। उसके बाद हम नहीं चाहना, मतलब बस मास का रेशियो चाहिए, उसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि 3 है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और टेम्परेचर कितना है? टी है। मेरे पास कैसा डायाथर्मिक सेपरेशन है, मतलब दोनों साइड के लिए कैसा है? टेम्परेचर सेम रखना है, ठीक। टेम्परेचर सेम है और अपॉन में कौन सा हो जाएगा मेरे पास? एक साइड में m1 हो जाएगा। ये वीआरएमएस के लिए हो गया। अब इसके बाद एवरेज के लिए आप जानते हो कि बस सेम टू सेम जाएगा, बस 8 पाई और के हो जाएगा और ये टेम्परेचर टी हो जाएगा और मास कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, के टी हट जाएगा, सिर्फ कितना आएगा? 3/m1 इज इक्वल टू 8/पाई कौन सा है मेरे पास? m2 है। तो m1/m2 का रेशियो पूछ रहा है, तो ये 3/8 और ये पाई हो जाएगा और ये m1 बाय कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर से m2 हो जाएगा। तो 3 पाई बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मेट पूछा, देख लो, इतना आसान फॉर्मेट ही पूछा हुआ। हमें लगता है कि मतलब ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें गिन के दो तीन चीजें ही हैं जो हमें हमेशा याद रखनी। ठीक है, चल आगे बढ़े। चल, अभी तक हमने कैसा वेलोसिटी या स्पीड के डिफरेंट फॉर्मेट देखे, मोस्ट प्रोबेबल देखे, मीन वैल्यूज देखी और आरएमएस वैल्यूज के अक्रॉस देखे, ठीक। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल की। अब जैसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने फॉर्मेट में, अब ये देखते हैं कि हम लोग गैस लॉ को कैसा डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ करेंगे फ्रॉम कैसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। डेरिवेशन ऑफ
गैस लॉ करेंगे, मतलब गैस लॉ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे अपने पास कि कितना है मेरे पास, डेरिवेशन 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 ऑफ गैस लॉ फ्रॉम फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, इसके यूज से अब हम डिफरेंट टाइप्स के गैस लॉ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक बार प्रेशर का रिलेशन देखेंगे, वॉल्यूम का देखेंगे। देखो, जैसे अगर कभी हम लोग चेम्बर की बात करें, कई चेम्बर्स ऐसे लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मोल्स रखते हैं, तो कई बार वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, टेम्परेचर वेरी करता है जिससे प्रेशर वेरिएशन करता है। प्रेशर कुकर देखे हो, प्रेशर कुकर में देखो तो हम नीचे साइड से एनर्जी उसे दे रहे हैं, मतलब हीट एनर्जी दे रहे हैं उसे, जिससे उसके टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ और टेम्परेचर के कारण अंदर का प्रेशर भी चेंजेस हुआ। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है क्या? नहीं। अब वॉल्यूम वहां पे चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के तीन डिफरेंट लॉ देखेंगे, उसमें क्या क्या रिलेशन निकलेगा, किस तरह से ग्राफ बनेगा, इस सब चीजों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, चल, तो सबसे फर्स्ट ऑफ जो हमारे पास है वो कौन सा है हमारे पास, बॉयल्स लॉ। सबसे फर्स्ट किसके लिए हम लोग बात करेंगे, बॉयल्स लॉ के लिए बोलेंगे। किसके लिए बात करेंगे, बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। तो बॉयल्स लॉ ये बोलता है, किसके किसके बीच में रिलेशन दिखाता है मेरे पास, ये कैसा होता है कि एक गिवन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गिवन, ठीक, मास ऑफ गैस इज कैसा होता है मेरे पास, किस हिसाब से, अगर मैं ये कहा कि जैसे मेरे पास एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कैसा रखना है, मुझे कांस्टेंट रखना है। तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट में जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, वॉल्यूम होगा। ये चीज अभी हमें देखना है। ठीक है, तो देखो, जब अगर मैं यहाँ पर देखा तो इसमें अब ग्राफ अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो देखो, हम ये जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होता है, एन इंटू आर इंटू टी। जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है मेरे पास, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। देखो, एन आर ऑलरेडी वो कांस्टेंट, अगर एक मास को मैं फिक्स किया हूँ तो चाहे मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ या निकाल रहा हूँ, उसके मास में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो एन और आर तो फिक्स है, और साथ में क्या फिक्स है, इसका टेम्परेचर भी फिक्स है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीवी मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है। क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से हमें ये समझ में आया कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा हमारे पास, वॉल्यूम है। मतलब प्रेशर की वैल्यूएशन जो है वो वॉल्यूम के कैसा है मेरे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक और चीज आप कांस्टेंट लिख रहे होते हो कि इस पूरी प्रोसेस में m को हमें कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब मोल मास में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, ये टोटल मास में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट को अगर मैं थोड़ा सा और अपग्रेड करूं तो मुझे ये दिखेगा कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन तो हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ से चाहें तो प्रेशर वॉल्यूम को भी मैं चाहता हूँ तो वॉल्यूम को मैं कैसा लिखूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास पर डेंसिटी हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ से देखो तो m भी तो कांस्टेंट है भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशियो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब P1 बाय ओ रो वन की जो वैल्यू होगी वो P2 बाय रो टू के
इक्वल होगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिधर का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, यहां से हमें निकल के आया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा रहेगा, डेंसिटी रहेगा। तो इस पूरे कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर में कांस्टेंट रख लिया हूं, तो मुझे अगर वॉल्यूम में मैं वेरिएशंस कर रहा हूं तो मुझे ये दिखेगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट करेगा। देखो, अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर अंदर का, जैसे मैं एक गैस चेंबर लिया, इसका टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है, मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं ऐसे यहाँ पर से क्या कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट करेगा, कम होना स्टार्ट करता है। ठीक, टेम्परेचर कैसा रखना है, मुझे कांस्टेंट रखना है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम कम होगा तो मेरे पास डेंसिटी तो बढ़ती है ना, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है मेरे पास, प्रेशर। ये चीज है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख लेते हैं, इसमें थ्योरी में लिख लेता हूँ एक, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature the pressure, at a given temperature pressure the pressure of the pressure of a given mass, the pressure of a given mass, the pressure of a given mass of a gas, of a gas is inversely proportional, is inversely proportional, inversely proportional to its volume, to its volume। ठीक, ये चीज हमारे पास होती है। इसी लॉ को हम क्या नाम से जानते हैं, बॉयल्स लॉ के नाम पे जानते हैं, कि एक गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर जो हमारे पास गिवन मास का होगा गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, उसके वॉल्यूम से होगा। ठीक है, चलो इसी में और ज्यादा अपग्रेड करते हैं। तो अगर इसके डायग्राम को बनाना मैं स्टार्ट करूं, कि एक साइड में प्रेशर लिख लिया और एक साइड में क्या लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया। ये प्रेशर हो गया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा इसका, तो देखो, जब वॉल्यूम जीरो होगा, किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम जीरो हो गया तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाए तो प्रेशर कितना हो जाएगा, लगभग लगभग जीरो, जैसे हमारे पास इनवर्स है। ठीक, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे तो वहां पे वॉल्यूम इनफाइनाइट है तो प्रेशर लगभग लगभग कितना है, जीरो है। ठीक, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से हाइपरबोला के टाइप से बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका स्लोप मेरे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी की वैल्यू कितनी रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। ठीक, अब इसी को मैं टेम्परेचर के साथ अगर बनाऊं, कि मेरे पास यहाँ पर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा चेंज करते चलता हूँ, कि मैं यहाँ पर से एक साइड से क्या लिखा, प्रेशर वॉल्यूम लिखा, और या तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख लिया या तो टेम्परेचर लिख लिया, P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन या T लिख लो, और इधर कौन सा लिखे, P और V में से कुछ भी। ठीक है, तो चाहे मैं प्रेशर और वॉल्यूम को कितना भी वेरी करूं, मेरे पास T की वैल्यू कैसा रखना है, हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी यहाँ पे, तो जो रिप्रेजेंट करेगा कि T की वैल्यू कैसी है, मेरे पास कांस्टेंट। टी की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। यही मेरे पास किस लॉ को बताता है, बॉयल्स लॉ को बताता है। तो बॉयल्स में हम टेम्परेचर कांस्टेंट देखते हैं। ठीक है, इसी के बाद अब मैं सेकंड में चलता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बॉयल्स से। अब दूसरा मैं बात करता हूँ चार्ल्स लॉ के लिए। कौन से लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या क्या कहता है, देखते चलते हैं। देखो, तो अगर मैं सेकंड की बात किया, सेकंड किसके लिए बात कर रहा हूं, चार्ल्स लॉ के लिए। ठीक, चार्ल्स लॉ के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं। तो चार्ल्स लॉ में हमें क्या देखने को मिलता है, कि अभी जो प्रोसेस होगी
वो कैसा होगा, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हो गया। अब किसी भी गिवन मास को मैं क्या रखूंगा, टेम्परेचर रखूंगा, और टेम्परेचर को रखने के बाद इस पूरे प्रोसेस में एक चीज हम देखेंगे कि प्रेशर कैसा रहेगा मेरे पास। प्रेशर कैसा रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर कैसा रखेंगे हम, कांस्टेंट रखेंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ये बिहेवियर कैसा चेंजेस होता है इस चीज पे हम देखना स्टार्ट करें। ठीक, देखो, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर सिंपली ऑफ आप कहोगे कि वी आर एम एस स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर होता है। यही चीज आप देखें। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन से चलोगे, आप लिखोगे कि पीवी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बोलो। आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, एन आर टी लिखो। ठीक, तो आप ये देखते हो कि v बाई टी इज इक्वल टू कितना होता है, एन आर बाय ओ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स भी मतलब मास कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है और p है। ठीक, तो ये सभी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट के इक्वल होगी। और अगर कांस्टेंट है तो मेरे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा रहेगा, मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है तो मतलब मैं ये कहूंगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, T होगा। मतलब V की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसे चलती जाएगी, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते चला जाएगा। ठीक, मतलब अगर आप कभी देखने को पाओगे तो V1 बाई T1 की जो वैल्यू होगी वो V2 बाई ऑफ T2 के कैसी होगी, इक्वल होगी। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इसी चीज को अगर मैं और थोड़ा सा अपग्रेड किया तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि v बाई ओ टी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है तो डेंसिटी के साथ देखते हैं। मतलब अब देखो, मैं ये जान रहा हूँ कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर मेरे पास क्या होना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तभी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। ठीक, तो तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, इसके बाद जैसे अगर मैं बात किया तो मेरे पास वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। यही लिखते हैं। और ये कितना हो गया, टी हो गया। इज इक्वल टू कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। आपको मालूम है कि मास भी कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब रो इंटू टी की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, आपके पास यहाँ से कांस्टेंट आएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि रो वन टी वन इज मेरे पास कैसा होगा, रो इज जो होगा या डेंसिटी जो होगा, मैं जो चीज लिखना चाहता था वो तो भूल ही गया। मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम होगी, बट वॉल्यूम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक चीज समझो, है ना, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है मेरे पास, टेम्परेचर। ठीक, कांस्टेंट उसमें प्रेशर में बात कर रहा हूँ, ये दो वाली कंडीशन। ठीक है, अब अगर ये चीज हुआ तो आप लिख सकते हो कि रो वन टी वन इज इक्वल टू रो टू टी टू हो जाएगा। कुछ इसी तरह से ये देखने को मिलेगा। एकदम, जी हाँ, इसी तरह से मिलेगा। तो अगर ये मिलेगा तो मैं अगर यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट करूँ, किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिप्रेजेंट करूँ, और टी किस में रहे मेरे पास, केल्विन पे रहे। तो आप देखो, अगर वी और टी के रेशियो को आप मेंटेन करोगे तो आप खुद देखोगे धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि मेरे पास यहाँ पर से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, आपको कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, ये प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलर, अगर मैं ये चीज देखूं कि मैं इसी को चेंज कर रहा हूं कि मैं एक बार में इस ग्राफ को किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, मतलब किसके साथ मैं बात करना चाहता हूं, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर का रेशियो
या फिर इसी को मैं P लिख लूं और इधर कौन सा हो जाए, V और T में से कोई एक हो जाए, तो आपको ये दिखेगा कि जो ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ चलेगा, जो किसको बताएगा कि ये भी क्या है मेरे पास, P कांस्टेंट है। P कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो यहां पर से हम लिखते चलें कि एट ए गिवन टेम्परेचर, सॉरी एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर, at a given pressure the volume, at a given pressure the volume of a, the volume of a given mass, the volume of a given mass of a gas, of a gas is proportional, is proportional is proportional to its absolute temperature, to its absolute temperature। इसी को आप क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ के फॉर्मेट में जानते हैं। ठीक है, चल और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दो हुआ, एक बार हमने वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी पहली बार में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, फिर प्रेशर, अब कौन सा, अब कौन सा, वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखेंगे। अब ये लुसाक लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑफ अब देखना स्टार्ट करते हैं हम, और किसकी बात करते हैं, गे लुसाक की बात करते हैं। तो हमारे पास गे लुसाक के अंदर, गे लुसाक, गे लुसाक लॉ और प्रेशर लॉ, और प्रेशर लॉ, इसको प्रेशर लॉ इसी के लिए कह रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, गेल लुसाक पहला बॉयल्स था टेम्परेचर के लिए, चार्ल्स था प्रेशर के लिए, गेल लुसाक था किसके लिए आपके पास, मेरे पास ये है किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक, अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, चल इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम होता है चार्ल्स लॉ, भी इसको कहते हैं, गे लुसाक लॉ और प्रेशर लॉ कहो, यह चार्ल्स का कौन सा, वॉल्यूम लॉ का, चार्ल्स का वॉल्यूम लॉ भी कहते हैं, चार्ल्स, चार्ल्स लॉ फॉर वॉल्यूम, लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज। ठीक, चार्ल्स लॉ फॉर वॉल्यूम के लिए भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे, हाँ आप समझते हो कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो VRMS के स्क्वायर के होता है। ठीक, देखो फिर से वही आइडियल गैस इक्वेशन में पिक करता हूँ, जहां पर से मैं ये लिख सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन से कि मेरे पास क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है, मेरे पास एक इसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल होता है। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एन आर बाय ओ वी के इक्वल होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर जो है वो कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो गया, टेम्परेचर के हो गया। मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर के हो गया। ठीक, अब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर टेम्परेचर के हो गया, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि
P1 बाय T1 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली P2 बाय ऑफ T2 के इक्वल होगा। ये हमेशा किसके जैसा दिखेगा आपको? कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करता हुआ दिखेगा। तो ये कहता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, सॉरी, एट ए गिवन वॉल्यूम, एट ए given volume, at a given volume, at a given volume, the pressure, at a given volume, the pressure, at a given volume, the of a pressure of a given mass, given mass of a gas, given mass of a gas is proportional, is proportional to its to its absolute, to its absolute टेम्परेचर। ठीक। अब देखो, अगर यहाँ पर डायग्राम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट किए ग्राफ हम लोग, तो आपको दिखेगा, बहुत आसान सा है इसका ग्राफ। अब जब दो देख चुके हो तो तीसरा देखने में कोई बहुत तकलीफ नहीं जाएगा। ये क्या लिख लो? प्रेशर लिख लो, इस साइड के लिए टेम्परेचर लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक लीनियर ग्राफ ऐसे बन के आएगा। तो जहां पर आपको ये दिखेगा कि ये पूरे फॉर्मेट में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कैसा है मेरे पास? कांस्टेंट है। इसी को और आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो मुझे ये चीज दिखेगा। इसी में अगर मैं कहा कि मेरे पास इसी ग्राफ को अगर कुछ इस तरह से मैं देखा कि ये मेरे पास किसका रेशियो हो? पी टी का, या फिर वॉल्यूम का, और इधर मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर में से कोई एक ग्राफ दिखे, तो एक इस तरह से लीनियर फॉर्मेट में दिखते हुए चला जाएगा। देखो यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट होगा ना, डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो मैं ये लिख देता हूँ, मैं भूल गया था लिखना, मैं यहाँ स्टार डाल के लिख देता हूँ कि मेरे पास रो भी कैसा होगा? कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक। तो ये कैसा होगा? मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि मेरे पास मास भी कांस्टेंट है, और अगर मास भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही था, तो डेंसिटी कांस्टेंट है। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दुख, दर्द, तकलीफ हो तो बताओ। चलो, ये तीन हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्या, एक ही दो क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं रहेंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए कि आपको समझ में ही नहीं आया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक चलते हैं बस। देखो, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm is 100 cc. What will be its volume at 327 डिग्री सेल्सियस? ठीक है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक वॉल्यूम है मेरे पास जहां पे गिवन मास है। मास कैसा है मेरे पास? कैसा है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस का मेरे पास कितना है? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm is 100 cc. What will be the volume at 327 डिग्री सेल्सियस? बोलो, इस क्वेश्चन में कुछ एक चीज कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है क्या? देखो भाई, मास मेरे पास गिवन है ना क्वेश्चंस पे। देखो, अब एक चीज समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पे बहुत सी चीजें पहले से ही गिवन है। मेरे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है कि मेरे पास द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम मेरे पास 100 सीसी है। व्हाट विल बी वॉल्यूम एट 327 डिग्री सेल्सियस? तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व करने जाओगे। आप ये देख रहे होगे कि
क्वेश्चन में ये गिवन है कि गिवन प्रेशर कैसा है मेरे पास, गिवन प्रेशर कैसा रखा है क्वेश्चन पे, प्रेशर कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया तो मेरी आधी समस्याएं खत्म हो गई कि पी बाई टी का रेशियो ऑलवेज भी कैसा होगा, कांस्टेंट हो। ठीक, अगर कांस्टेंट है तो देखो ये V1 बाई T1 की जो वैल्यू होगी वो V2 बाई ऑफ T2 के इक्वल हो जाएगी। आप देखो वॉल्यूम फर्स्ट का कितना गिवन है, 100 सीसी। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। नहीं, आप इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन। ठीक, तो ये कितना हुआ, 273 प्लस ऑफ 27 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो V2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यही पता करना है हमें। जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू कितना हुआ, 273 प्लस ऑफ 327, जहां से V2 की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 100 बाई 300, और ये मेरे पास कितना हुआ, अब देखो 327 डिग्री सेल्सियस, बाप रे, ये हो गया 300, 300 प्लस 300, 600। वाह, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हुआ, मतलब बेल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 सीसी का हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब जो हमें इस तरह से बताना था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात इस पे नहीं थी। ठीक है, चलो इसके बाद अब एवोगैड्रो लॉ पे चलते हैं। पहले इतना देख लो आप पहले। चलो, अब जैसे मैं नई हेडिंग डालता हूँ, एवोगैड्रो लॉ की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, नंबर अलग चीज है, लॉ अलग चीज है। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब एवोगैड्रो लॉ की बात कर रहे हैं। एवोगैड्रो, एवोगैड्रोस लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि एक इक्वल प्रेशर पे, कैसा, मतलब एक सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे और इक्वल वॉल्यूम पे सभी गैसेस का कंटेनिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, सेम होगा। ये एवोगैड्रो का लॉ था। नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ कि 6.023 इंटू 10 की पावर ऑफ 23 को आप ये बोल दिए कि ये किसके लिए इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, ये नहीं। एक इक्वल प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे सभी गैसेस के कंटेन ऑफ या कंटेनिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट द सेम। ओके 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 ओके, हेडिंग थोड़ा सा चमकती हुई दिखनी चाहिए ना। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट द सेम टेम्परेचर, एट द same temperature, at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, equal volume, equal volume of, equal volume all gases, of all gases contain, of all gases contain, of all gases contain equal, equal number, equal number of molecules, of equal number of molecules। ठीक, at the same temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules, this is known as Avogadro law। आप इसे अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, तो अब हम अभी तक हम जो देखे थे उसी के आगे मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो, अगर आप समझने की कोशिश करना, तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अगर M1 लिखा, ये कैसा हुआ, दो गैसेस लिख रहा हूँ, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस, ऑफ द फर्स्ट गैस है, इससे रिप्रेजेंट करूंगा। उसी तरह से M2 को किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस? सेकेंड गैस के लिए। ठीक। उसी तरह से एक N1 आता है, क्या आता है? N1 आता है, जिसे क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हो। क्या लिखते हो आप? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस, ऑफ द फर्स्ट गैस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस N1 है। उसी तरह से एक N2 लिखोगे, जिसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कौन सी गैस लिखोगे? सेकेंड गैस लिखोगे। उसी तरह से एक मेरे पास क्या आएगा? P आएगा। और V मेरे पास कैसा? सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे देख रहे हो। तो अगर सभी चीजें सेम है तो M1 और N1 मेरे पास बस यही देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं है। तो प्रेशर मेरे पास कैसा है? कॉमन है। तो P कैसा है मेरे पास? कॉमन प्रेशर, कॉमन प्रेशर, कॉमन प्रेशर ऑफ टू गैसेस, कॉमन प्रेशर ऑफ टू गैसेस। और दूसरा क्या है मेरे पास? V है। V कैसा है मेरे पास? वॉल्यूम है। तो ये कौन सा वॉल्यूम है? कॉमन वॉल्यूम है। ठीक। तो ये कैसा मेरे पास? कॉमन वॉल्यूम है ऑफ टू गैसेस। ये चीज हुआ। तो अब अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने जो देखा है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक। एक प्रेशर की जो वैल्यू लिखे थे 1/3 इंटू कितना? M1। और क्या लिखे थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे थे N1 इनटू क्या लिख रहे हो? VRMS का क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखे थे। ये लिखे थे। पहली गैस के लिए था तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ये पहले के लिए लिख लेता हूँ। सिमिलर दूसरे के लिए भी आपने यही चीज लिखा था कि दूसरे गैस के लिए भी प्रेशर और वॉल्यूम कैसा रखना है? कांस्टेंट ही रखना है, उतना ही रखना है। तो 1/3 हो गया। और ये कौन सा हो गया? M2 हो गया, N2 हो गया, V2 का स्क्वायर। और ये कौन सा हो गया मेरे पास? RMS। इस तरह से ये मुझे देखने को मिला। ठीक है। देखो, अब अगर ये चीज देखने को मिला, अगर दोनों को आप कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास क्या है कि N1 की वैल्यू इनटू, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, तो मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा मेरे पास? सेकंड को। दोनों को अगर मैं कंपेयर किया तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर से N1 की जो वैल्यू थी इंटू M1 इंटू V1 का स्क्वायर RMS वैल्यू के लिए इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? N2 M2 और ये V2 का स्क्वायर RMS। ठीक। यही चीज देखने को मिलेगी। देखो, अब ये चीज तो हो गई। अब अगर यहाँ तक आपने लिख लिया है, तो इसके बाद अगर आपको अच्छे से मालूम है कि एट द सेम टेम्परेचर पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। तो आप लिखोगे एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर आपके पास क्या होगी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की कैसी होगी मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी यार कैसी हो जाएगी मेरे पास? सेम हो जाएगी। और जब सेम हो जाएगी तो आप ये लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैसेस और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैसेस सेम होगी। जहां से आप लिखोगे हाफ M1 V1 का स्क्वायर, ये RMS वैल्यू ही तो लिखते हो। इसी तरह से हाफ M2 V2 का स्क्वायर और ये RMS है।
और जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट करोगे तो आप ये देखोगे कंपेयर व्हेन कंपेयर इक्वेशन नंबर कौन सा मेरे पास थर्ड से, ठीक। तो थर्ड से जब कंपेयर करोगे तो n1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, n2 के इक्वल हो जाएगी। मतलब एक यही एवोगैड्रो का लॉ था कि एक कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में सभी गैसेस का कंटेनिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, सेम होगा। यही चीज था। चलो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे बढ़ते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे चलते हैं। तो अब देखो इसके बाद जब दो गैसेस को एक चेंबर पे लिया गया, यहाँ एवोगैड्रो लॉ हो गया, ठीक। ये देखा गया कि जब दो गैसेस को एक चेंबर पे लिए और वो डिफ्यूज करना स्टार्ट की, मिलना स्टार्ट की, तो वो ये देखा गया कि जो उनकी कौन सी मेरे पास रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास कौन सा था, ग्राहम लॉ के लिए मैं बात कर रहा हूं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या था। देखो जब दो गैसेस को सेम प्रेशर पे लेना है तो मैं पहले थ्योरी लिखते चलता हूँ, ग्राहम लॉ ऑफ डेल्टन के लिए, दोनों के लिए मैं थ्योरी पहले लिखते चलूंगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ था कि व्हेन टू गैसेस when two gases at the same, इसको नीचे ही रहने देते हैं इधर कॉर्नर, यहां तक तो पहुंच भी नहीं पाते हम, ठीक है। when the gases when two gases at the same pressure at the same pressure and volume, same pressure and volume are allowed are allowed to to diffuse into each other into each other, the rate of diffusion the rate of diffusion the rate of क्या है हमारे पास, the rate of diffusion of each gas of each gas the rate of diffusion of each gas, sorry, each gas, the rate of diffusion of each gas inversely is inversely is inversely proportional is inversely proportional to the square is inversely proportional to the square to the square root to the square root of the density, ठीक। ये चीज था हमारे पास, ठीक है। अब देखो दो गैसेस मैं ले रहा हूं तो R1 मेरे पास कैसा है, अगर मैं R1 लिख रहा हूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके लिए मेरे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट गैस का है। R2 अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास किसके लिए है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सेकेंड गैस के लिए है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन से गैसेस के लिए है, सेकेंड गैसेस के, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ये चीज लिख रहे हैं तो हमें सबसे फर्स्ट पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैसेस का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे, उसके वीआरएमएस वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितनी ज्यादा मेरे पास कैसा होगा आरएमएस स्पीड होगी वो उतना जल्दी डिफ्यूज करेगा, ठीक है।
तो ये R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ VRMS हुआ। R1 इज इक्वल टू V1 का RMS वैल्यू हो जाएगा, और सिमिलरली V2 के लिए RMS वैल्यू हो जाएगी, मतलब R2 के लिए भी कैसा हो जाएगा, V2 RMS। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड जो होगा वो RMS स्पीड ऑफ फर्स्ट अपॉन RMS स्पीड ऑफ सेकंड के लिए हो जाएगी। ठीक, अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जब आप देखे हो तो चाहे जो भी लोगे, मेरे पास कैसा कांस्टेंट गैसेस एट दी, मेरे पास टू गैसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर अलाउड टू इनटू ईच अदर। ठीक है, ओहो, सेम भूल लिखना भूल गया, और same pressure and volume are allowed to diffuse into each other. The rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of density. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये है, तो मेरे पास VRMS स्पीड की वैल्यू, आप ये चीज जानते हो, जब आप पीछे जाके देखोगे तो VRMS की वैल्यू जो थी वो स्क्वायर रूट 3p/o रो की थी, जहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर ये चीज था तो आप यहां से देख सकते हो कि आप R1 अपॉन R2 की जब वैल्यू को देखोगे तो V1 RMS की जो वैल्यू लिखोगे वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट 3p/o रो वन अपॉन स्क्वायर रूट 3p अपॉन 3p अपॉन रो टू। तो जहां से R1/R2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ रो2/ऑफ कौन सा हो जाएगा, रो1 हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगी, यही ग्राहम का लॉ है। आप देखो यहाँ से आप समझोगे कि R1 सॉरी R जो है वो कैसा है, मेरे पास R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा है, डेंसिटी। ठीक, ये चीज है बस सिंपल सा। ठीक है, चलो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद अगले फॉर्मेट में हम इंटर करते हैं, जो हमारे पास किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करेगा। अगला जो है हमारे पास वो किस में है, डल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसके लिए बात कर रहे हैं, डल्टन लॉ, डल्टन्स लॉ ऑफ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हुए हम आगे आगे चलते हैं। ठीक है, देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमारे पास ये होता है कि जब एक को दूसरे के साथ मिक्सर में रखा जाता है, मतलब जैसे जब मिक्सचर ऑफ गैसेस लेंगे तो इंडिविजुअल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस में से इंडिविजुअल ऑफ गैसेस जितना प्रेशर लगाएंगी वो सब का समेशन टोटल प्रेशर के हमेशा कैसा होगा, इक्वल हो। बस इतना ही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज होगी। तो देखो जब यहां पर से देखोगे तो मेरे पास कैसा बोलता है, प्रेशर द द प्रेशर exerted by the pressure exerted by a mixture, the pressure exerted by a mixture of several gases, the pressure exerted by mixture of several gases gases equal to equal to equal to the sum of equal to the sum of the pressure, sum of the sum of the pressure exerted, sum of the pressure exerted by each gas
by each gas equal to, लिख चुका हूँ ये ना, the pressure exerted by mixture of several gases equal to the sum of pressure exerted by each gas occupying occupying the same volume, the same value, the same volume, the same value as as that of the mixture, as that of the mixture। ठीक है। अब जैसे अगर ये हुआ तो मेरे पास कैसा हुआ कि अगर यहाँ से अब हम देखें कि मेरे पास एक सेम वॉल्यूम में है, मतलब सभी के लिए एरिया कैसी है, सेम है। तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो पहले के थ्रू अप्लाइड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरे के थ्रू अप्लाइड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी तरह से ये सीक्वेंस चलता हुआ चला जाएगा। तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो कौन सा होगा, P1 प्लस ऑफ P2 प्लस ऑफ डैश 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 डैश, इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी को डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। बस इतना सा एक सिंपल सा फॉर्मेट था। ठीक है, चलो इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसको आगे बढ़ते हैं, देखो फिर खत्म करेंगे, बस ये लास्ट हो। ठीक, क्या क्वेश्चन है, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 1660 सेंटीमीटर क्यूब contain 0.1 mole of oxygen and 0.2 mole of nitrogen. If the temperature of the mixture is 300 Kelvin, find its pressure. Find its pressure. ठीक, क्या बोल रहा है कि एक वेसल है जिसका वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, कंटेन कर रहा है कितना, 0.1 मोल, कितना, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.2 मोल कितना देख रहा है मेरे पास, नाइट्रोजन के लिए देख रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 300 केल्विन, ठीक है, तो उसका प्रेशर फाइंड करने के लिए बोल दिया है। क्या ही दिक्कत है इसमें, हमें पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो हमें जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर बाय ऑफ कौन सा है मेरे पास, नाइट्रोजन प्लस प्रेशर बाय ऑफ ऑक्सीजन के समेशन के इक्वल आएगा। तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए मेरे पास कैसा रखा हुआ है, वॉल्यूम दोनों के लिए मेरे पास कैसा रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आप जब देखोगे तो आपको टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर गैसेस का गिवन है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम होगा। तो प्रेशर जब देखोगे तो ये एन आर टी बाय ऑफ वी हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ जब नाइट्रोजन के लिए देख रहे होगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.2 गिवन है। सॉरी नंबर ऑफ मोल है ना, हाँ हाँ नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ही है। और उसके बाद कैसा है, आर की वैल्यू को आप कैसा है, गैस कांस्टेंट को 8.31 लिखोगे, टेम्परेचर 300 केल्विन ही दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है मेरे पास 1660 है, 1660 है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻⁶ आएगा। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करोगे और डायरेक्टली वैल्यू देख के बता सकते हो। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कितना, लगभग लगभग 3 × 10⁻⁵ पास्कल के आसपास आएगी। सिमिलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है ना, तो ऑक्सीजन के लिए कितने मोल्स है, 0.1 है, इंटू 8.31, टेम्परेचर भी 300 है, बाकी सब सेम है, बस इसकी वैल्यू हाफ हो गई है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही तो हाफ हुए हैं। तो प्रेशर कैसे हो जाएगा इसका, कम रहेगा, इसका सिर्फ 1.5 × 10⁻⁵ पास्कल आएगा। ठीक, तो बस वैल्यू दोनों की ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁵ प्लस
1.5 इंटू 10 ऑफ कौन सा हुआ 5 हुआ, जो कि वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4.5 इंटू 10 ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी 5 पास्कल के इक्वल हो जाएगी। इतना दोनों गैसेस मिलके प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक, इतना सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत दूर तक की चीजें नहीं सोचनी। ठीक है, मैं समझू यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद अगले फॉर्मेट में हम लोग मिलेंगे तो कुछ और सारे मतलब न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे, है ना, डिफ्यूजन पे, और इस पे फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखेंगे, है ना। उसके बाद एक लंबा सा सेशन चलेगा, क्वेश्चन का 2-4 रहेगा, फिर मीन फ्री पाथ तक देखेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये कोशिश करेंगे कि मीन फ्री पाथ तक रहे और अगले बार में डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे। एक में डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड पूरे पोर्शंस को रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स ऐसा रहे कि अभी 4-5 वीडियो और बन जाए बस, उससे ज्यादा ना बने, है ना। 4-5 वीडियो अभी इसके बाद और बन जाए बस, हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।